नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पहले गलवान और फिर समंदर की गहराइयों में भारत की कूटनीति से मात खा चुके चीन को अब एक और जोर का झटका लगा है। ये झटका उसे मिला है नेपाल से। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे मगर बेहद अहम मुल्क ने अब चीन की गोद से उतरने का मन बना लिया है। नेपाल के पीएम ओली के एक मास्टर स्ट्रोक ने शी जिनपिंग की तमाम प्लानिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आलम यह है कि नेपाल को छिटकता देख चीन ने बहुत तेजी से कूटनीतिक चाल चलनी शुरू की। भारत के हाथों मिली इस सबसे ताजा शिकस्त ने चीन को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। नेपाल की भारत से दोस्ती, चीन को लगी करारी चपत। ड्रैगन को सताने लगा डर। 促进务实合作，巩固传统友好，发挥了积极作用。 चीन को जोर का झटका। चीन की गोद से छिटका नेपाल। यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेका होलान्? ओली का मास्टर स्ट्रोक चीन चित। हिमालय की गोद में बसा नेपाल अब चीन से छिटक गया है। एक मुल्क अपने ही एक पड़ोसी देश से दूर होकर दूसरे पड़ोसी के पास हो गया है। भूगोल के हिसाब से नहीं, बल्कि समाज, सियासत और कूटनीति के हिसाब से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने इशारों पर नचाने वाले ड्रैगन को बहुत जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। भारत के और नजदीक खिसक या यूं भी कहें कि भारत से दोस्ती करके नेपाल के पीएम ने चीन और उसके खतरनाक मंसूबों को एक जबरदस्त पटखनी दी है। नेपाल के मौजूदा रुख और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मास्टर स्ट्रोक को देखकर शी जिनपिंग को अब डर सताने लगा है। और ये उसी डर का कमाल है कि इस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उस प्रेस को बुलाकर रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं जिस प्रेस को वो अभी तक घास तक डालना मुनासिब नहीं समझते थे। 为两国增进政治互信，深化治理互鉴，促进务实合作，巩固传统友好，发挥了积极作用。今年是中尼建交65周年，中联部有关团组访尼，旨在围绕疫情防控、治国理政、合作发展。 भारत का साथ पाकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। नेपाल के जबरदस्त पलटवार से घबराए शी जिनपिंग आनन फानन में अपने उप मंत्री की अगुवाई में चीन के 4 नेताओं को नेपाल भेज रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नेपाल की दोस्ती चीन के साथ बढ़ी है, तो उसका नकारात्मक असर भी देखने को नजर आया है। जैसे जितनी अस्थिरता पिछले कुछ दिनों में नेपाल की राजनीति में आपने देखी होगी, उसमें साफ जाहिर है कि चीन का असर है और किस तरह से एक तरह से कृत्रिम तरह से ओली की सरकार को बनाए रखने की कोशिश लगातार बनी रही पूरे साल और अब भी जारी है। तो उसकी क्या कीमत है वो शायद हमें बाद में पूरी तरह से उसकी समझ आएगी जब पता चलेगा। दरअसल सीमा मुद्दे को लेकर तनाव के बीच करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में फिर गर्मजोशी देखी जा रही है।
भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल की यात्रा पर आए। भारत ने नेपाल के साथ ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ाई जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए। भारत की ओर से इतने शीर्ष स्तर पर यात्राओं से चीन में शी जिनपिंग तनाव में आ गए और फौरन अपने रक्षा मंत्री को नेपाल की यात्रा पर भेज दिया। नेपाल की ये जो कोशिश है कि अपनी संप्रभुता को, भूमि को किस तरह से बचाए रखे, शायद उस पर वो कमजोर होता नजर आता है, क्योंकि जहां तक भारत से उसकी बात है उसमें वो जितनी तनातनी दिखाता है, खासकर वहां के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, जहां वो भारत के प्रति अपनी भूमि के अधिकार को जितने जोर शोर से वो सामने लाते हैं, चीन के प्रति शायद उतना खुलकर वो बात नहीं कहते हैं। नेपाल में चीन की हर हरकत पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो चीन ने भारत को सताने और उसके खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शी जिनपिंग की सबसे खासम खास और चीन की नेपाल में राजदूत हाओ यांकी ने नेपाल के सियासी नेताओं को चीन के चंगुल में लाने की हर मुमकिन कोशिश की। नेपाल की जो हैसियत है, मुझे लगता है कि नेपाल अपने आप में इस तरह की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उसकी हैसियत है इस तरह की कोई साजिश भारत के खिलाफ करने की। हाँ, चीन के प्रभाव में आकर वो कुछ ना कुछ इस तरह की तनातनी हमेशा बनाए रख सकता है। जैसे आपने देखा कि जून के महीने में एक नया नक्शा जारी किया गया, कुछ भूमि पर अपना अधिकार दिखाया गया, या और भी कई तरह की टिप्पणियां जब भाषण हुए, तो उस तरह का जिसको हम कहते हैं टैक्टिकल लेवल पर वो कुछ ना कुछ आपस में तनातनी बनाने की कोशिश कर सकता है। कुछ अर्सा पहले ये महसूस भी हो रहा था कि चीन अपनी कोशिशों में कामयाब भी होता नजर आने लगा, जब नेपाल की संसद में एक ऐसे नक्शे को मंजूरी दे दी थी जिसमें भारत के साथ उसका सीमा विवाद करीब करीब अपने चरम तक जा पहुंचा था। लेकिन बीते कुछ महीनों के दौरान भारत की कूटनीतिक चालों के आगे चीन का सारा खेल धरा का धरा ही रह गया। 促进务实合作，巩固传统友好，发挥了积极作用。今年是中尼建交65周年，中联部有关团组访尼，旨在围绕疫情防控、治国理政、合作发展。 नेपाल का भारत के नजदीक आना और उसकी शह में चीन के मंसूबों के खिलाफ काम करना शी जिनपिंग को ना सिर्फ अखर रहा है, बल्कि सच पूछो तो चीन का हलक अब वाकई सूखने लगा है। क्योंकि चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि नेपाल और भारत की दोस्ती से नेपाल के भीतर चीन का निवेश प्रभावित होगा। नेपाल में चीन ने कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जिनमें सड़क के अलावा सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। चीन पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा काठमांडू में रिंग रोड तैयार कर रहा है। लेकिन भारत से बड़ी नजदीकी से अब नेपाल में चीन को अपनी सुरक्षा की फिक्र होने लगी है। जो अभी उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल जो चल रही है नेपाल में, उससे जाहिर है कि चीन को झटका लगा है कि उनके जो समर्थक प्रधानमंत्री अभी तक वहां बने हुए थे, शायद वो ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री नहीं बनकर रह पाएंगे। इसीलिए चीन की पूरी कोशिश है कि नेपाली कांग्रेस पार्टी फिर से एकजुट हो जाए और फिर से ये केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल में बने रहें, क्योंकि उनको फायदा है जब तक शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हिमालय टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीते कुछ अरसे से चीन की सेना की हरकत बेतहाशा बढ़ गई है और इस इलाके में चीन की लाल सेना 2 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी थी। बताया जाता है कि चीन ने नामखा नगर पालिका क्षेत्र के लिमी एरिया पर कब्जा भी कर लिया था। हुमला जिला प्रशासन ने भी इस बारे में रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी, लेकिन नेपाल का विदेश मंत्रालय इस मामले में चुप्पी साधे रहा। उधर बीजिंग इस बात को लेकर इत्मीनान में था कि नेपाल के पीएम ओली पर चीन का नशा पूरी तरह से हावी है और वो किसी भी तरह की ऐसी बात से बचेंगे जो चीन को नागवार गुजरे। लेकिन बीते रविवार को पीएम केपी ओली ने चीन को जोर का झटका बहुत जोर से देते हुए संसद ही भंग करने का फैसला लेकर शी जिनपिंग को पसीने पसीने कर दिया। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प तो ये है कि नेपाल ने चीन को करीब करीब उसकी ही भाषा में जवाब दिया है, जैसा चीन अक्सर करता रहा है। ऐसे में अब चीन के पास सिवाय बगले झांकने के कुछ नहीं बचा। नेपाल को अपने हाथों से फिसलता देख अब शी जिनपिंग बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी साजिश को दूसरा मोड़ देना शुरू किया है।
चीन ने नेपाल के ही नेता को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने का नया पैंतरा चला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड ने भारत से मदद मांगी है ताकि नेपाल में लोकतंत्र को बचाया जा सके, लेकिन प्रचंड की इस मांग के पीछे साजिश का साया नजर आ रहा है और ये साजिश है चीन की। मुमकिन है कि नेपाल पर अपना शिकंजा मजबूत करने के लिए चीन ने अब प्रचंड प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चीन का भारत पर निशाना। भारत पर जासूसी का आरोप। प्रचंड हो गए भारत समर्थक। यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेगा होलान्? चीन का सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स इस वक्त भारत के खिलाफ आग और जहर उगल रहा है, खास तौर पर नेपाल के पीएम ओली के एक मास्टर स्ट्रोक के बाद, जिसने चीन के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर नेपाल में चीन के प्रतिनिधि मंडल की जासूसी करने का आरोप लगाया। चीन की मीडिया ने भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए भारत को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की। अभी तक चीन के हाथों का खिलौना बनकर नेपाल की सियासत में धूम मचाने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अब एक बार फिर नेपाल में लोकतंत्र की दुहाई देकर चीन के बजाय भारत से गुहार लगाई। नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है कि भारत पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहा है। जबकि इसके ठीक उलट नेपाल की राजनीति में चीन के बढ़ते दखल से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोग काठमांडू में सड़कों पर उतर आए। नेपाल के लोगों ने चीन के विरोध में नारे लगाए, बल्कि देश में बढ़ते ड्रैगन की घुसपैठ को लेकर बैनर पोस्टर भी लहराए। देशों के रिश्ते आपस में लगातार बदलते रहते हैं। उसमें ये कहना कि पहले जैसे हो जाएंगे, शायद वो अपने आप में सोचना ही गलत होगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि पहले से भी ज्यादा सुदृढ़ हो सकते हैं, पर उसमें बदलाव लगातार आता रहेगा। क्योंकि आज जिस तरह से समाज जुड़े हुए हैं, आपस में लगातार बातचीत करते हैं, लगातार आदान प्रदान होता है, पर्यटन होता है, आना जाना होता है, व्यापार होता है, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत अलग तरीके से आज राजनीति पर नजर आता है। वो राजा के रिश्ते यहाँ के राजाओं से एक जमाने में होते थे, वो नहीं है, आज लोगों के रिश्ते हैं। इस वक्त शी जिनपिंग के खास दूत बनकर नेपाल पहुंचा एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के बीच का मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे, जिनके बारे में चीन को यही गुमान है कि प्रचंड अब भी उनकी ही टीम से खेल रहे हैं। जबकि नेपाल में प्रचंड ने अब अपनी स्थिति काफी हद तक साफ कर दी है और अपने रुख से ये भी साफ कर दिया है कि उनका झुकाव चीन के मुकाबले भारत की तरफ ज्यादा है। ये और बात है कि नेपाल में लोकतंत्र की दुहाई देते वक्त प्रचंड भारत और अमेरिका को भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते। यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेगा होलान्? बताया जा रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शी जिनपिंग के विशेष दूत से मुलाकात करने की हामी भर दी है, जबकि पीएम ओली की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे पहले नेपाल के हुमला इलाके में चीन के जमीन कब्जाने की घटना के बाद काठमांडू की सड़कों पर बड़ी संख्या में नेपालियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने चीन के दूतावास के बाहर गो बैक चाइना के नारे भी लगाए थे। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग का निर्माण किया। हालांकि नेपाल सरकार ने अपने ही अधिकारियों की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि चीन ने कोई भी कब्जा नहीं किया है। चीन की सीमा को जो नेपाल के साथ है उसको लेकर भी हमेशा से कुछ ना कुछ तनातनी बनी रही है और बार बार इसके बारे में खबरें आती हैं,
पर अब चीन के प्रभाव में आप देखें कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर भी एक तरह से असमंजस था, दोनों तरफ से अलग अलग सोच थी। पर अब चीन के प्रभाव में हाल ही में देखो नेपाल और चीन की दोनों की एकमत एक तरह से कोशिश हुई है कि एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा जाए, जो एक तरह से ये दिखाता है कि शायद तालमेल दोनों में बढ़ गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय को पिछले ही महीने एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें बताया गया था कि चीन पर जमीन कब्जाने का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में साफ किया गया था कि नेपाल के हुमला इलाके में चीन ने जमीन पर कब्जा जमा लिया है और चीन की सेना नेपाल में करीब 2 किलोमीटर भीतर तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, नेपाल के अफसरों की टीम जब उस इलाके में मुआयना करने पहुंची तो चीन की सेना ने वहां अपने ट्रक, टैंकर और जीप भेजकर उन अफसरों को धमकाया और इसके बाद चीन के सैनिकों ने नक्शा दिखाते हुए दावा किया कि वो इलाका उनकी सीमा में आता है। हालांकि नेपाल में चीन के राजदूत के प्रवक्ता ने बाद में भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारतीय मीडिया ने ये खबरें फैलाई, मगर बाद में नेपाली मीडिया भी वही बात कहने लगा। इन सारी बातों के बावजूद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने खामोशी बरतना मुनासिब समझा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक ही सत्तारूढ़ दल वहां है, इसलिए वो जो ढांचा है वहां की राजनीति का, वो ढांचा नेपाल में नहीं है। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ और भी दूसरे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में लड़ते हैं और नेपाली कांग्रेस हमने कहा बहुत प्रभावी पार्टी है। जनता समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत बड़ी पार्टी है और कई मधेशी पार्टीज हैं। तो एक तो ये राजनीतिक का जो ढांचा है वो चीन और नेपाल का बहुत अलग है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कम्युनिस्टों का हमेशा वहाँ दबदबा बना रहेगा। माना जा रहा है कि चीन नेपाल को अपने हाथ से फिसलता देखकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों के नेताओं पीएम ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को आपस में हाथ मिलाने और भारत अमेरिका के करीब न जाने की सलाह देने की अपनी आखिरी कोशिश में लगा है। चीन के दखल के बावजूद नेपाल की सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन को रोकने की असफल कोशिश के बाद अब प्रचंड ने भारत से समर्थन मांगा है। चीन के समर्थन की बात को प्रचंड छुपा ले गए और यही बात शक पैदा कर देती है। माना जा रहा है कि हो न हो प्रचंड का भारत से मदद मांगना चीन के प्लान का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि चीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन को रोकने के लिए प्रचंड को भी प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर सहित सभी शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन चीन का प्रतिनिधिमंडल नहीं रोक पाया और अब प्रचंड को आगे कर भारत, अमेरिका और यूरोप से ओली के कदम का विरोध करने को कहा है। इससे साफ हो जाता है कि नेपाल की सियासी करवट किसी भी सूरत में शी जिनपिंग को रास नहीं आ रही और शी जिनपिंग को अब समझ आने लगा है कि भारत ने उसे नेपाल के भीतर भी घुसकर जबरदस्त पटखनी दे दी है। जाहिर है शी जिनपिंग पूरी तरह तिलमिला रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर अब हिंसा भी शुरू हो गई है। पंजाब में कुछ लोग जमकर उत्पात मचा रहे हैं। उनके निशाने पर वो मोबाइल टावर हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया गया। उनमें भी उन टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर को खास तौर पर निशाना बनाया गया जो पूरी तरह स्वदेशी है। लेकिन भ्रमजाल में फंसकर आंदोलन को अराजक बनाने वाले इस बात से अनजान है कि इससे किसी और का नहीं बल्कि उनका ही घाटा है। टावर लम्मा पिंड चौक दे विच 2-3 टावर बंद कराए आ। आंदोलन के नाम पर हुड़दंग। किसान आंदोलन के नाम पर धड़ाधड़ मोबाइल टावरों को बंद करने का काम अभी भी गांव में जारी है। कई गांव से खबरें आ रही है कि मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी वायरिंग है उनको काट दिया गया है। यहाँ तक कि कई जगह से जो जनरेटर वहाँ पे लगाए गए थे उसको भी उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। ऑनलाइन काम कर रहे हैं जिन्हें टावर का कनैक्शन कट्टन नाल
मेरा काम प्रभावित हो रहा है। कनैक्शन ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब में मोबाइल टावर बंद। इस करके टावर बंद नहीं होना चाहिए, टावर चालू रहना चाहिए। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा है तो इसके बगैर कुछ नहीं चलता। हुड़दंग से अर्थव्यवस्था पर चोट। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार से बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से दूर पंजाब में हाहाकार मचा है। पंजाब में किसान आंदोलन के पक्ष में मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। कहीं मोबाइल टावर की बिजली सप्लाई काटी जा रही है, कहीं जनरेटर के तार काटे जा रहे हैं, कहीं मोबाइल टावर पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, तो कहीं मोबाइल टावर पर चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है। कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब में आंदोलन हुड़दंग में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा हुड़दंग जिससे लोग किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को चोट पहुंचा रहे हैं, विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये 4 तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हैं। पंजाब का पठानकोट हो या जालंधर, फिरोजपुर हो या मोगा, हर जगह कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए लोग मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तार काटी जा रही है, जनरेटर तोड़े जा रहे हैं और मोबाइल टावर को बंद कराया जा रहा है। किसान जथेबंदियां ने फैसला किया गया भी ना और ना कोई भी टावर चालू नहीं रहन देना, सब बंद करने ने। जिदा जिदा इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उदा आप किसान जथेबंदियों के नाल ते किसानां दे नाल मिल के वो आप टावर बंद कर दें। नाल असीं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि उन्हां नूं हत्थ भी नहीं लग्या होना चाहिदागा। जे प्रशासन की कोई करतूत असीं सुन ली तां इहदा जिम्मेवार मोगे दा पुलिस प्रशासन होगा, फिर ना सानूं कहण। असीं इत्थे इसे करके खड़े आ कि असीं संयुक्त किसान मोर्चा दे सद्दे दे तहत कनैक्शन कट्टिया। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़ दिए हैं, जिससे पंजाब के कई क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब सरकार पर मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा रहे किसानों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने के आरोप भी लग रहे थे। हालांकि अब पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है, लेकिन आंदोलन को हुड़दंग की शक्ल देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। पंजाब में हुड़दंग पर आमादा किसानों का मानना है कि नए कृषि सुधार कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए उनका गुस्सा मोबाइल टावर पर निकल रहा है। पंजाब के कई हिस्सों में मोबाइल टावर को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है, केबल भी काट दी गई है। तो आपको बता दें कि बठिंडा, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, फाजिलका, जालंधर और पटियाला की कई जगहों पर मोबाइल टावर बंद कर दिए गए। 3 या 4 दिनों से बात की जाए तो बठिंडा में धड़ाधड़ मोबाइल टावर के ऊपर कुछ लोग, हम कह सकते हैं कि उनकी केबल काट रहे हैं, उनके जनरेटर बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर ताले जड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसके चलते आम लोग परेशान हुए। क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ था इंटरनेट के ऊपर हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी से लेकर दफ्तरों का पूरा कामकाज इंटरनेट के सहारे चलता है। अगर ऐसे में मोबाइल टावर बंद कर दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को उकसाकर हुड़दंग मचाया जा रहा हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर, कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान इस बात से अनजान हैं कि मोबाइल टावर की तोड़फोड़ का सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। मोबाइल टावर में तोड़फोड़ या कहें टेलीकॉम कंपनियों पर हमले से कोरोना काल में घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होगा।
छोटे व्यवसायी और किसान सीधे तौर पर तकनीक से जुड़े हैं, जिन्हें तगड़ा झटका लगेगा। ई कॉमर्स कंपनियों को नुकसान होगा जो घर तक सामान पहुंचाने का काम कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देश की छवि को नुकसान होगा और कोरोना के बाद उभरती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाएंगी क्योंकि ऐसी घटनाओं पर वो खास नजर रखती हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन पर चिंता जाहिर की। अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। देश को आर्थिक गति देने में टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी भूमिका है। ये न सिर्फ विकास को रफ्तार देती है, बल्कि पिछड़े इलाकों में रोजगार के नए आयाम भी पैदा करती है। चीन का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है, जिसने अपने यहाँ उद्योग धंधों को बेहतर माहौल दिया, जिससे आज न केवल चीन का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को भी उसका सीधा लाभ मिला। लिहाजा इस तरह की तोड़फोड़ को लेकर देश में टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने भी कड़ी आलोचना की है। COAI का कहना है कि मोबाइल सेवाएं आम लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को परेशान करना चिंताजनक है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चिंता वाजिब है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर हमला कर आंदोलनकारी कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की उस अहम कड़ी पर चोट कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार है। वो उस उद्योग को चोट पहुंचा रहे हैं जो संचार का सबसे अहम माध्यम है। वो उस व्यवसाय को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना काल में लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। हर काम जिहड़ा है नैट नाल संबंधित है, तो मोबाइल ते सारे काम है। तो मोबाइल च बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, फोन करन च भी ते नैट चलान च भी। नैट चलता ही नहीं अद्धा घंटा, तो इस कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि इहदे नाल बहुत सारे साडे बच्चे जिहड़े प्रभावित हो रहे हैं। इन्हां दी स्टडी सारी ऑनलाइन चल रही है। अजकल स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। जे एक टावरां दी लाइटां कट्टियां जाणगीਆਂ तो साडे बच्चे जिहड़े पढ़ नहीं सकणगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ नहीं सोच रहे, आने वाले समय सोचांगे कि साडे बच्चों का एक साल वेस्ट हो गया है। लोगों की चिंता वाजिब है, तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में तोड़फोड़ को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक अगर किसी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका सीधा निपटारा करना होगा। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट से सलाह करेगा। कमीशन निर्धारित करेगा कि नुकसान कितना हुआ और हर्जाने की रकम क्या होगी। फिर आरोपियों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। कमीशन तय करेगा कि दोषी कौन है और उसे कितना हर्जाना देना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है उस जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और जो जान और माल का नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बनता है। और ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ। और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। आंदोलन के नाम पर हिंसा और हुड़दंग शायद ही किसी को स्वीकार हो, वो भी उन टेलीकॉम कंपनियों पर हमला जो देश के विकास की रफ्तार को धार देती है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार के साथ पंजाब के किसानों से हुड़दंग बंद करने की अपील कर रही है। किसान भाई
कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें ज़रूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। टावर्स के जो जनरेटर सेट हैं, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हिंसक आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के किसान बिना सोचे समझे टेलीकॉम कंपनियों पर हमले कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि उसका खमियाजा किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही भुगतना होगा। हुड़दंग बंद नहीं हुआ तो नुकसान उन्हीं का होगा।